क्या हम सच में सिर्फ सोचकर ही अमीर बन सकते हैं? ये काफी अनरियलिस्टिक और इम्प्रैक्टिकल साउंड करता है ना? बट ऑथर कहते हैं कि हम अपने थॉट्स को रियलिटी में बदल सकते हैं। अगर हम अमीर लोगों की तरह सोचने लगे तो ऐसा पॉसिबल है। धीरे धीरे हम ऐसे एक्शंस लेते रहेंगे जो हमें अल्टीमेटली रिच बना देगा। इस ऑडियो में हम नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच से 10 ऐसे बेस्ट लेसन सीखेंगे जो हमें हमारा भाग्य खुद लिखने में मदद करेंगे। यह बुक दशकों से काफी पॉपुलर रही है और आज भी इतने टाइम के बाद लोग इसको पढ़ना पसंद करते हैं। इस बुक की खास बात यह है कि जो भी लेसन्स आप इससे सीखोगे वो टाइमलेस होंगे। मतलब अगर आप आज से 10 साल के बाद भी देखोगे तो भी वो रिलेवेंट होंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस ऑडियो को शुरू करते हैं। लेसन 1, थिंक यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। ऐसे सोच कर चलो कि आप सक्सेसफुल होने वाले हो। हमारे थॉट्स में बहुत पावर होती है। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते जाते हैं। काफी लोग इस बात को सुनते तो हैं, पर वो कभी इस थॉट्स की पावर को अप्लाई नहीं करते हैं। अगर हम ज्यादातर लोगों के थॉट्स को ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि ज्यादातर लोगों के थॉट्स फेलियर वाले होते हैं। मीन्स लोग फेलियर कॉन्शियस होते हैं। इंस्टेड ऑफ बीइंग सक्सेस कॉन्शियस, उनके सारे थॉट्स लो क्वालिटी के होते हैं, लेकिन उनकी कॉन्शियसनेस भी लो लेवल पर ही रहती है। वह हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं और उनका कोई एक सिंगल पर्पस नहीं रहता। उन्हें लगता ही नहीं कि वह अपनी लाइफ में कुछ बेटर कर सकते हैं। अब क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस, उनकी चेतना ही ऐसी बन गई होती है, इसलिए वह बोल्ड एक्शंस भी नहीं ले पाते हैं। बिकॉज रिस्क लेने के लिए पहले आपका माइंडसेट सही होना चाहिए। रिस्क भी वही ले सकता है जिसे अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस हो कि अगर फेलियर भी आता है तो वो हैंडल कर लेगा। देखा जाए तो लोगों में आजकल वैसे ही पेशेंस कम है। ये एक और रीजन है कि लोग फेल होने से बहुत ज्यादा डरते हैं। उन्हें क्विक रिजल्ट्स चाहिए, बिना वेट किए, बिना किसी स्ट्रगल के। एंड अगर आपको लग रहा है कि बिना मेहनत के भी आजकल लोग रिच हो जाते हैं, फिर मेहनत क्यों करनी? तो यह सही अप्रोच नहीं है। इस बुक में रिच बनने का मतलब सिर्फ आपकी वेल्थ ग्रो करना नहीं है। यह बुक ओवरऑल आपकी कॉन्शियसनेस पे अलग अलग तरीके से वर्क करने के लिए बोलती है। आपने सुना होगा कि एडिसन को 10,000 बार ट्राई करना पड़ा था, तब जाके उन्होंने कहीं बल्ब बनाया था। क्या लगता है आपको, वो इतने टाइम तक कैसे परसिस्ट करते रहे? वो इतने सारे फेलियर्स को इसीलिए ओवरकम कर पाए क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस का लेवल हाई था। वो एक ऊंची चेतना के व्यक्ति थे। इसलिए ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि बस अमीर ही तो बनना है। पहले आपकी कॉन्शियसनेस मतलब चेतना आती है, उसके बाद आपके एक्शंस आते हैं, एंड फिर जाके कहीं आप एक्चुअल में रिच बनते हैं। लेसन 2, क्रिएट स्ट्रॉन्ग डिजायर इन योरसेल्फ। अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्टेड डिजायर क्रिएट करो। पहले तो अगर आपका कोई डेफिनेट पर्पस नहीं है तो उसे फाइंड करो, एंड वह आप तभी कर पाओगे जब आप अपने डिजायर को पहचानोगे। ज्यादातर लोग बस बैठ के सोचते रहते हैं कि एक दिन वह काफी बड़े बड़े गोल्स अचीव कर लेंगे, बट वो सोचते ही रह जाते हैं, कुछ करते नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि उनके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग डिजायर ही नहीं होती। वो बस विशफुल थिंकिंग करते हैं। वो विश करते हैं कि उन्हें बस सक्सेस मिल जाए। इसलिए जब भी उनकी जर्नी में कोई रोड ब्लॉक आता है तो वो तुरंत हार मान लेते हैं। अगर आपकी डिजायर ही स्ट्रांग नहीं है तो आप इजीली डिस्ट्रैक्ट भी हो जाओगे। सक्सेसफुल होने के लिए आप में इतनी स्ट्रांग डिजायर होनी चाहिए कि अगर डिस्ट्रैक्शन आपके सामने आए तो भी आपको कोई फर्क ना पड़े। स्टेप बाय स्टेप चीजों को करो। सबसे पहले क्लियर गोल डिफाइन करो, उसे विजुलाइज करो। जितना डिटेल में आप कर सकते हो उतना डिटेल में विजुलाइज करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल रिच बनने का है तो पहले डिसाइड करो कि आपको कितना पैसा कमाना है, एंड आप उसे पाने के लिए कितना टाइम लगाने को रेडी हो। एंड जब वो पैसा आपके पास होगा तो आप उससे क्या कर रहे होंगे। सब कुछ आपको सोचना है और एक नोटबुक में लिखना है। अब काफी लोगों को लगेगा कि इसके लिए नोटबुक में लिखने की क्या जरूरत है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप लिखोगे नहीं तो चांसेस ये है कि आप आज तो मोटिवेट होकर अपने गोल के बारे में सोचोगे, बट जैसे जैसे टाइम बीतेगा आप अपने गोल को भूलते जाओगे। आपको डेली अपने गोल स्टेटमेंट को देखना है। ऐसा करने से वह आपके माइंड में ही रहेगा। एंड पहला लेसन याद है ना, जैसा आपका माइंड सेट होगा वैसे ही आप बनते चले जाओगे। लेसन 3, हैव फेथ इन योरसेल्फ।
अपने ऊपर अटूट विश्वास रखो। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी सोच के बैठ जाओ और अपने माइंड में बस ब्लाइंड बिलीव्स बना लो। लेकिन अगर आपका कोई गोल है एंड आपके पास एबिलिटी है कि आप अपने गोल तक पहुंच सकते हो, तो आप खुद पर एटलीस्ट इतना भरोसा तो रखो कि आप अपने गोल को अचीव कर लोगे। नहीं तो होगा ये कि आप गोल तो बना लोगे, लेकिन बिना किसी बिलीफ के और बिना किसी फेथ के आप अपने गोल को अचीव करने के लिए पैशनेट फील नहीं कर पाओगे। वो एनर्जी नहीं आएगी जो आनी चाहिए। मतलब जब आपके माइंड में अपने गोल्स के लिए फेथ होता है, तो आपका माइंड उसी से जुड़े हुए आइडियाज या थॉट्स को बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल रिच बनने का है, तो आपका माइंड हमेशा आपको रिच बनाने के आइडियाज देगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके माइंड में यह बिलीफ है कि आप तो पूरी जिंदगी गरीब ही रहोगे, तो आपके माइंड में रिच बनने की आइडियाज ज्यादा नहीं आएंगे। तब आप कंप्लेनिंग माइंडसेट बना लोगे, जो आपको गरीब रखेगा। जो भी हम अपने माइंड में बोलते रहते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाता है। यहां नोट करने वाली बात यह है कि सिर्फ अच्छे थॉट्स काफी नहीं है, आपके एक्शंस भी वैसे होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप राइट स्किल डेवलप नहीं कर रहे और बस पूरे दिन बैठ के खुद को यही बोलते हैं, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, बहुत आसान है, देन चांसेस यही है कि कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इसका उल्टा, अगर आप डेली अपने स्किल पर वर्क करते हो और आप खुद को बोलते हो कि आप अपने गोल्स को अचीव कर लोगे, तो इस केस में आपके गोल को अचीव करने के ज्यादा चांसेस हैं। जब आप डेली एक्शन लोगे, तो नेचुरली आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। बिना एक्शंस के बस ख्याली पुलाव बनाने से कुछ नहीं मिलने वाला। आपके एक्शंस आपके फेथ के साथ में ऑटो सजेस्टन की तरह काम करते हैं। ये सब साथ में मिलकर काफी हेल्प करते हैं आपको सक्सेसफुल बनाने में। लेसन 4, गैदर स्पेशलाइज्ड नॉलेज। किसी भी फील्ड में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, तो आपको उससे रिलेटेड नॉलेज लेनी होगी, और ऐसी नॉलेज को स्पेशलाइज्ड नॉलेज बोलते हैं। नॉलेज का नॉर्मली मतलब इंफॉर्मेशन होता है, बट जब हम एक स्पेसिफिक डोमेन में इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो उसको स्पेशलाइज्ड नॉलेज बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्रिकेट की बहुत नॉलेज होगी, बट अगर आप प्रोफेशनल प्लेयर को देखोगे, तो नॉलेज तो उनके पास भी है, बट वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। तभी तो वो नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा है, और इसलिए वो प्रोफेशनल्स कहलाते हैं। मोस्ट कॉलेजेस स्पेशलाइज्ड नॉलेज के नाम पर जनरलाइज्ड नॉलेज सिखा देते हैं, और अगर सिखाते भी हैं तो या तो काफी कम होती है या फिर आउटडेटेड होती है। आपको चाहिए कि जिस इंडस्ट्री में आप हो, उससे रिलेटेड आपके पास ज्यादा से ज्यादा और अप टू डेट नॉलेज हो, जिसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो। आसान भाषा में बोले तो नॉलेज ऐसी होनी चाहिए जिससे इंडस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और वो दूसरे लोगों के भी काम आए। अदरवाइज कोई क्यों ही आपको पे करेगा, और फिर आप कैसे रिच बनोगे? एक और क्लासिक मिस्टेक जो ज्यादातर लोग करते हैं, वो है कि फॉर्मल एजुकेशन लेने के बाद पढ़ना ही बंद कर देते हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि उन्होंने एजुकेशन और डिग्री ले ली है और अब कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग आलसी होते हैं बस, और ये ऐसी थिंकिंग रख के अपने काम का काफी नुकसान करते हैं। रियलिटी में फॉर्मल एजुकेशन लेने के बाद जब आप इंडस्ट्री में वर्क करके सीखते हो, वो नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज उसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन होता है। वहीं फॉर्मल नॉलेज थोड़ा इम्प्रैक्टिकल होती है, और कॉलेज वाले भी प्रैक्टिकल में बहुत ध्यान देते कहाँ हैं, और जो नॉलेज अप्लाई नहीं कर सकते वो तो वेस्ट है। अब इसका मतलब यह भी नहीं है कि जनरल नॉलेज किसी काम की नहीं है, उसका भी अपना फायदा है, बट रिच होने के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज बहुत जरूरी है। लेसन 5, जॉइन अ मास्टरमाइंड ग्रुप। स्पेशलाइज्ड नॉलेज सिर्फ एकेडमी स्टडी से नहीं आती। ऐसा नहीं है कि आपको एक कमरे में बैठ के बस पूरे टाइम स्टडी करते रहना है। हम लोग हमारी इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके एक्सपीरियंस से भी काफी कुछ सीख सकते हैं और प्रोसेस को सिंपल बना सकते हैं। अब इसमें लोग गलती ये करते हैं कि सिर्फ एक से ही सब कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। सही तरीका तो ये है कि एक डेडिकेटेड लोगों का ग्रुप हो जो सेम टाइप के गोल्स के लिए एफर्ट्स कर रहे हो, और उसमें सबके पास शेयर करने के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस हो। ऐसे ग्रुप को मास्टरमाइंड ग्रुप कहते हैं। अब जब आप मास्टरमाइंड ग्रुप बनाने जाओगे ना, तो आपको काफी डिफिकल्टीज आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, पहले आपको पता नहीं चलेगा कि किन लोगों के साथ ग्रुप बनाना है, और दूसरा, इससे भी बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि डेडिकेटेड लोग अक्सर बिजी होते हैं
और अगर आपके पास ऑफर करने के लिए कुछ नहीं है, तो वह आपको अपना टाइम क्यों ही देंगे? आजकल वैसे भी कोई बिना बेनिफिट के कुछ नहीं करता है, और क्यों ही करेगा? जब आपका मास्टरमाइंड ग्रुप बन जाए, तो मेक श्योर करो कि ग्रुप में हार्मनी बनी रहे। ग्रुप में एक हेल्थी लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, ताकि सब अपने गोल्स को अचीव करें और स्पेशलाइज्ड नॉलेज को सीखते रहे। लेसन 6, लर्न टू यूज योर इमेजिनेशन फैकल्टी इन द राइट वे। अपनी इमेजिनेशन फैकल्टी को सही तरीके से यूज करना सीखो। इमेजिनेशन बहुत ही पावरफुल चीज है। आज तक जितनी भी बड़ी इन्वेंशंस हुई है या जितने भी बड़े आइडियाज हमारे सामने आए हैं, उसके पीछे इमेजिनेशन का काफी बड़ा रोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंसान ने कभी इमेजिन ही नहीं किया होता कि हम हवा में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, तो शायद एरोप्लेन कभी बनता ही नहीं। जितनी भी बड़ी फॉर्च्यून कंपनीज हैं, उन सब के पीछे कोई ना कोई आइडिया रहा है, और ऐसे आइडियाज इमेजिनेशन से ही आते हैं। मेनली दो तरह की इमेजिनेशन होती है। एक होती है सिंथेटिक इमेजिनेशन और दूसरी होती है क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन में आपका माइंड जो पहले से आइडियाज, प्लान्स एंड फैक्ट्स आपके माइंड में होते हैं, उसको रीअरेंज करके न्यू आइडियाज बनाता है। लेकिन वो पूरी तरह से न्यू नहीं होते, क्योंकि वो पुराने आइडियाज या फिर एग्जिस्टिंग नॉलेज के बेस पर रीअरेंज होते हैं। वही क्रिएटिव इमेजिनेशन में आपका माइंड पूरी तरह से न्यू आइडियाज जनरेट करता है। हाँ, ये थोड़ा रियर एंड रिवॉल्यूशन भी होता है। पास्ट में काफी बड़े बिजनेस लीडर्स और आर्टिस्ट ने अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन का यूज करके काफी बेमिसाल चीजें डेवलप करी हैं, और उनसे ही वह रिच बने हैं। अगेन, सिर्फ इमेजिनेशन काफी नहीं है। इमेजिन करने के बाद आपको अपने आइडियाज पे वर्क करना है, तभी आप रिच बन पाओगे। लेसन 7, मेक प्लान एंड इम्प्रूव योर प्लान। प्लानिंग करो और अपने प्लान को इम्प्रूव करते जाओ। काफी लोग इमेजिनेशन के बाद कोई प्रॉपर प्लान नहीं बनाते। एक अच्छा प्लान आपके आइडियाज को एक्शन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। और हाँ, जस्ट बिकॉज आपने एक प्लान बना लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे और एकदम से पैसा आ जाएगा। प्लानिंग कोई ऐसी चीज नहीं है कि बस एक बार करो और फिर नहीं करना। प्लानिंग एक प्रोसेस है। पहले आप एक प्लान बनाओगे, फिर उस हिसाब से एक्शन लोगे, और फिर कुछ रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। अगर वो रिजल्ट्स आपको आपके गोल की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका प्लान काफी सही वर्क कर रहा है। और अगर रिजल्ट्स आपके गोल के अकॉर्डिंग नहीं आ रहे, तो आपका प्लान इतना अच्छा नहीं है। बेस्ट पार्ट ये है कि अब इस इंफॉर्मेशन का यूज करके आप अपने प्लान में इंप्रूवमेंट कर सकते हो। लेसन 8, ब्रिंग आउट द डिसाइसिवनेस इन यू। अपने अंदर डिसाइसिवनेस लेकर आओ। हम लोग डिसीजन तो ले लेते हैं, बट उस पर स्टिक नहीं कर पाते। और यही डिफरेंस है नॉर्मल लोगों में और सक्सेसफुल लोगों में। बेसिक लेवल पर सक्सेसफुल लोग हर बार डिस्ट्रैक्ट होकर अपना डिसीजन चेंज नहीं करते। डिसाइसिवनेस का मतलब यह नहीं है कि बस एक बार जो सोचा पूरी जिंदगी वही करते जाओ। डिसाइसिवनेस का मतलब है कि सोच समझ के सही डिसीजन लो और फिर अपना बेस्ट ट्राई करो। बट अगर आपको लगे कि आपका प्लान वर्क नहीं कर रहा, तो उसे चेंज कर सकते हो। तुरंत अपना प्लान और डिसीजन नहीं बदलना चाहिए। इसका रीजन ये है कि अगर आप ऐसा करोगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा डिसीजन सही है। काफी लोग तो ऐसे हैं कि डिसीजन लेते ही नहीं। वो बस सर्कमस्टेंसेस के, यानी किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं, और बस यही सोचते रहते हैं कि कभी ना कभी तो उनका भी दिन आएगा। ये नहीं करना है, ये बेवकूफी है। किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, तो पक्का फेल हो जाओगे। एक चैलेंज और आता है। जब भी हम कोई लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेते हैं, दूसरे लोग उसमें अपने ओपिनियंस डालने लग जाते हैं, और वो चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से चलो। अब अगर आप डिसाइसिव नहीं हो, तो क्या होगा? अब उनकी बातों में आकर आप अपना डिसीजन बदल लोगे। आपको लगेगा कि आपका फ्रेंड या रिलेटिव बोल रहा है, तो कुछ सोच समझ कर ही बोल रहा होगा। बट ऐसा नहीं है। दोस्तों, दूसरे के ओपिनियंस पर हमेशा एक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको खुद के डिसीजन में इतनी क्लैरिटी तो होनी चाहिए कि आपने जो सोचा है वह कुछ सोच समझ के ही सोचा होगा, और आपके अंदर इतना दम होना चाहिए कि दूसरे की बात सुनकर अपना डिसीजन चेंज ना करो। अपने अंदर दूसरों के अगेंस्ट जाने का थोड़ा करेज डेवलप करो। काफी बार हमने ऐसी स्टोरी सुनी है कि एक बार सभी ने बोल दिया था कि यह स्टार्टअप वर्क नहीं करेगा, बट वो स्टार्टअप सक्सेसफुल हो गया बिकॉज फाउंडर को अपने आइडिया पर भरोसा था और उसने सही से एग्जीक्यूट किया।
मतलब ये है कि आपको हर बार अपने चॉइस और डिसीजंस को लेकर दूसरे लोगों को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज सारे लोग तो वैसे भी आपकी बात पर एग्री नहीं करेंगे। क्योंकि सोचो, अगर आपने किसी को अपना आइडिया बताया और उसे यह लगा कि यह उसके बस का नहीं है, तो वह कोशिश करेंगे कि आप भी ऐसे ही सोचो। और यह जरूरी थोड़ी है कि जो गोल वो अचीव नहीं कर सकते, वो आप भी अचीव नहीं कर पाओगे। काफी बार उनको ना ही बताया जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। वैसे भी अपने डिसीजन को लेकर सबके सामने ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है। आपको सबका वैलिडेशन लेने की भी जरूरत नहीं है। साइलेंटली अपने गोल्स पे वर्क करते रहो एंड अपने माइंड में क्लैरिटी रखो। लेसन 9, डेवलप द एबिलिटी टू परसिस्टेंस विद इन योर सेल्फ। अपने अंदर परसिस्ट करने की एबिलिटी डेवलप करो। आप कितने भी एक्सपर्ट धुरंधर हो जाओ, बट आपकी सक्सेस की जर्नी में ऑब्स्टिकल्स तो कभी ना कभी आएंगे ही आएंगे। ज्यादातर लोग अगर कहीं पर भी थोड़ी डिफिकल्टी देखते हैं तो तुरंत हार मान लेते हैं। उनके अंदर परसिस्ट करने की एबिलिटी नहीं होती। अब इसके क्या कारण हो सकते हैं? जैसे अगर आपकी डिजायर वीक है तो चांसेस है फर्स्ट डिफिकल्टी आते ही आप अपने गोल से कंप्रोमाइज कर लोगे। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर बेहतर बनने की कोई इच्छा ही नहीं है, तो आप सोचते रहते हो कि यार क्या फर्क पड़ेगा इतनी मेहनत करके। दूसरा एक और रीजन ये भी होता है कि आपका गोल इतना क्लियर नहीं होता। ऐसे केस में आप परसिस्ट करते हो। आपके अंदर एबिलिटी तो है, बट हर बार क्लैरिटी ना होने की वजह से आप फेल हो जाते हो। परसिस्ट करने की भी लिमिट होती है, इसलिए क्लैरिटी होना काफी जरूरी होता है। काफी लोग ऐसे भी होते हैं कि उनकी आदत होती है अकाउंटेबिलिटी ना लेने की, और जब वो कभी फेल हो जाते हैं तो वो तुरंत से दूसरे लोगों को ब्लेम करने लग जाते हैं। हाँ, वो अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं करते, और फिर क्या, वो फिर से फेल हो जाते हैं। बिकॉज मिस्टेक्स को करेक्ट करने से पहले उन्हें एक्सेप्ट करना जरूरी होता है। इस टाइप के लोग जो दूसरों को ब्लेम करते हैं और एक्सक्यूज बनाते हैं, उनमें परसिस्टेंस की कमी होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब अपने अंदर परसिस्टेंस कैसे डेवलप कर सकते हैं? फर्स्ट स्टेप ये है कि आप अपने डिजायर को स्ट्रांग बनाओ। एक दिन आराम से बैठकर सोचो कि आपको रिच क्यों बनना है, आपकी क्या मोटिवेशन है। विजुअलाइज करने से डिजायर स्ट्रांग होती है और उससे परसिस्टेंस इंक्रीज होता है। दूसरा तरीका है ऑब्स्टिकल्स से दूर मत भागो। जितना हो सके अपने आप को चैलेंजिंग सिचुएशन में पुट करो, इससे आपका परसिस्टेंस डेवलप होगा। और लास्ट है, ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपकी तरह मोटिवेटेड हो। उससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगी और आप परसिस्ट कर पाओगे। लेसन 10, चैनल योर सेक्सुअल एनर्जी टुवर्ड्स योर गोल्स। अपनी सेक्सुअल एनर्जी को अपने गोल्स की तरफ चैनल करो। देखो, सेक्स की डिजायर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर होती है, और अगर कोई इसे चैनल करना सीख जाए तो वो क्या नहीं अचीव कर सकता। बिकॉज इसको कंट्रोल करना काफी डिफिकल्ट होता है। जो पर्सन अपने नेचर के अगेंस्ट जा सकता है, उसके लिए कुछ भी अचीव करना मुश्किल नहीं है। सेक्सुअल एनर्जी को एक्सप्रेस करने के दो तरीके हैं। एक तो है फिजिकली, मीन्स किसी अपोजिट जेंडर के साथ इंटीमेट होना, और दूसरा अपनी इस एनर्जी को क्रिएटिविटी में बदल देना। पहला ऑप्शन ना चुनते हुए अपनी सारी एनर्जी को क्रिएटिव एक्टिविटीज में लगा देना। आप कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हो या फिर कोई आर्ट सीख सकते हो। खुद के अंदर सेल्फ कंट्रोल लाकर जब भी हम अपनी सेक्सुअल एनर्जी को ऐसे क्रिएटिव एफर्ट्स की तरफ डायरेक्ट कर देते हैं तो उसको ट्रांसम्यूटेशन बोलते हैं। इंडिया में इसको आसान भाषा में ब्रह्मचर्य बोलते हैं। सेक्सुअल एनर्जी को जबरदस्ती दबाना नहीं चाहिए, इसको हमेशा सही डायरेक्शन में फ्लो होने देना चाहिए। जब हम कुछ भी क्रिएटिव चीज करते हैं और इमेजिनेशन करते हैं तो इस एनर्जी को फ्लो होने का एक रास्ता मिल जाता है। काफी जीनियस लोगों ने पास्ट में इसी तरह से अपनी इमेजिनेशन को डेवलप किया है, और जाने अनजाने में काफी लोग ऐसे ही अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर पाते हैं। सेक्सुअल एनर्जी को वेस्ट कभी नहीं करना चाहिए, बिकॉज इसमें काफी पावर होती है। ज्यादातर लोग टीनेज के बाद से ही अपनी इस एनर्जी को वेस्ट करने में लग जाते हैं। उनकी बॉडी की हेल्थ एंड माइंड की हेल्थ दोनों पे नेगेटिव इफेक्ट होता है। वो ठीक से फोकस नहीं कर पाते और काफी परेशान फील करते हैं। और आजकल तो वैसे भी यंग लोग सोशल मीडिया और वेब सीरियल्स में सेक्सुअल चीजें देखते रहते हैं, जिससे उनका सेल्फ कंट्रोल खत्म होता जाता है। ऐसे में उनको अपने गोल्स पे फोकस करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सेक्सुअल एनर्जी काफी पावरफुल है। अगर इसे रीडायरेक्ट नहीं करते तो बॉडी आपको मजबूर कर देती है कि आप फिजिकली इसको एक्सप्रेस करो। अगर आप गोल अचीवर हो
तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज तब आप इस एनर्जी को ऑलरेडी यूज कर रहे होंगे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। लेसन नंबर 11, ओवरकम योर फियर्स एंड एलिमिनेट देम। अपने फियर्स को ओवरकम करो और उन्हें एलिमिनेट करो। जब तक हम अपने माइंड के अंदर के फियर्स को नहीं निकालेंगे, तब तक हम अपना 100% दे नहीं पाएंगे। फेयर डिसीजन लेते समय हम काफी स्लो हो जाते हैं और कई बार हम देखते हैं कि फियर की वजह से हम काफी गलत डिसीजन ले लेते हैं, जो हमें सक्सेसफुल होने से रोकता भी है। और फियर से डाउट और एंजाइटी भी काफी होते हैं, जो खुद ही अपने आप में काफी प्रॉब्लम्स दे देते हैं। इसीलिए हमें अपने फियर्स को पहचान कर उनको धीरे धीरे ओवरकम करना पड़ेगा। मोस्टली ये 6 फियर्स ही हमारे अंदर होते हैं और बाकी के दूसरे फियर्स इनसे ही जुड़े रहते हैं। तो चलो इन 6 फियर्स को डिस्कस करते हैं। फियर नंबर 1, फियर ऑफ पॉवर्टी। पैसा हर इंसान की जरूरत है और तभी तो हम ये सब डिस्कस कर रहे हैं। गरीब को कोई पसंद नहीं करता और वह अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं रहता। गरीबी का डर हमें रिस्क लेने से रोकता है। फियर नंबर 2, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है और इसलिए हम कोशिश करते हैं कि कोई हमें क्रिटिसाइज या डिसरिस्पेक्ट ना करे। लोग क्या सोचेंगे, इस डर ने काफी जिंदगियां और करियर बर्बाद किए हैं। दोस्तों, कई बार लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए हम लोगों के ओपिनियन से डिसएग्री करने में भी डर जाते हैं। फियर नंबर 3, फियर ऑफ बैड हेल्थ। यह फियर इसलिए होता है क्योंकि अगर हमें कोई बीमारी आ जाए तो वह मानसिक रूप से परेशान तो करती है, साथ ही साथ इससे फाइनेंशियली भी काफी नुकसान हो जाता है। फियर नंबर 4, फियर ऑफ लॉस ऑफ समवन्स लव। हर कोई चाहता है कोई ना कोई उन्हें प्यार करे। हम अकेले रहने से डरते हैं, इसीलिए ये डर भी रहता है। फियर नंबर 5, फियर ऑफ ओल्ड एज। ओल्ड एज में हमारी बॉडी उतना अच्छे से वर्क नहीं करती, इसीलिए हमारे वर्क करने और पैसा कमाने की एबिलिटी में फर्क आ जाता है। फियर नंबर 6, फियर ऑफ डेथ। ये सबसे बड़ा फियर है। लोग इसके बारे में बात भी करना पसंद नहीं करते। हमें इससे डर इसलिए लगता है क्योंकि ये हमारी लाइफ का एंड है। हमें नहीं पता इसके बाद क्या होता है और जो अननोन होता है उसमें सिक्योरिटी नहीं होती, इसलिए हमें डर लगता है। ये सब फियर्स काफी कॉमन है और जस्ट बिकॉज ये हमारे अंदर है, हमें बुरा फील करने की कोई जरूरत ही नहीं है। फियर्स बस हमें खतरे से बचाने में हेल्प करते हैं और अगर हम सोच समझ के फियर्स को हैंडल करना सीख जाए तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। आई होप ये ऑडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली ऑडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।